पीएससी एस्पिरेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। हम लोग आपदा प्रबंधन जीएस पेपर 3 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे थे। आज हमारी क्लास नंबर 24 है। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक स्टेप टू स्टेप चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपदा प्रबंधन की रणनीति क्या हो सकती है। द्विस्तरीय रणनीति पे चर्चा करेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो उम्मीद है इसके बाद 2 सेशन और आ जाएंगे तो आपदा प्रबंधन पूरा हम लोग का अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस क्या करना है, एज इट इज़ नोट्स बना लेनी है। और एक बात और कहूँगा, ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं बहुत जल्दीबाजी में बनाए थे। जल्दीबाजी मतलब कि कंटेंट में जल्दीबाजी नहीं थी, लिखने में बहुत जल्दीबाजी थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर कहीं पे कुछ राइटिंग दिक्कत हो तो उसको थोड़ा सा संभाल लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आपदा प्रबंधन। ठीक है, देखिए क्या है आपदा प्रबंधन की रणनीति कैसे होनी चाहिए। तो द्विस्तरीय रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहली रणनीति क्या होगी, आपदा पूर्व प्रबंधन, और दूसरी होगी आपदा पश्चात प्रबंधन। अगर आपदा पूर्व प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पे मुख्य 3 बातें आती हैं। पहला, आपदा की तैयारी करना है, आपदा को रोकना है मतलब निरोध पे, और आपदा का निवारण। ये 3 बातें हमें क्या करनी है, प्रबंधन जो रहेगा हमारा आपदा के पूर्व वाली बात रहेगी। आपदा के पश्चात की बात करें तो क्या करना है, बचाव एवं राहत कार्य, रिकवरी और पुनर्वास। किसका पुनर्वास, जो लोग उस घटना से बाहर हो गए थे अब उनको दोबारा उस स्थान पे क्या करना है, पुनर्वास कराना है, मतलब उनको फिर से जीवन यापन उनका अच्छे से चले उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये बात क्या हो गई आपदा पश्चात। तो क्या क्या, बचाव एवं राहत का, रिकवरी और पुनर्वास। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं भूलेंगे। जब भी आपको आपदा प्रबंधन पर रणनीति बनाने को यूपीएससी कहेगी तो हमेशा बताना कि द्विस्तरीय रणनीति सबसे बेहतर होती है, पहला पूर्व और दूसरा पश्चात। ठीक, आगे बात करते हैं आपदा पूर्व प्रबंधन। एग्जाम में कैसे लिखोगे, यही लिखोगे, याकोहामा रणनीति में आपदा पूर्व प्रबंधन पर विशेष जोर दिया गया है ना। इस बल देने के कारण जो सहमति बनी, यूनाइटेड नेशन ने यह माना है कि आपदा पूर्व प्रबंधन को प्रभावी बनाकर आपदाओं से होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सकता है। अब जब ये लैंग्वेज आप लिख देंगे ना तो सीधी सी बात है, आपको लग जाए, वो जो कॉपी चेकर है उसको लग जाएगा कि आपको चीज़ें पता है। एक उस लेवल पे जो ऑफिसर्स का लेवल होता है उस लेवल पे चीज़ें आपको ठीक से पता है, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना है हमेशा जब भी लिखेंगे इन सब रणनीतियों पे चर्चा करेंगे, कोशिश करिएगा इसको और छोटा कर लीजिएगा जिससे ये 2 ही लाइन में हो जाए। ठीक है, जितना कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होगा, लेकिन शब्द क्या हो, बहुत मजबूत हो। जैसे यहाँ लिखा है आपदा योजना का निर्माण। अब देखिए आपदा योजना का निर्माण कैसे होगा। नंबर 1, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण क्या है वो उस पर ध्यान देना है। बचाव एवं राहत पूर्व कार्य का निर्माण की योजना बना के रखनी है। सुरक्षित स्थान को खोज के रखना है, उसका चयन करना है। भोजन तथा जल की आपूर्ति की योजना बना के रखनी है, भैया अगर हुआ तो यहाँ से लोगों को हटा के कहाँ रखना है, ये सब चयन पहले से हुआ रहना चाहिए। अगला, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा का प्रबंध की योजना हो, प्रभावी परिवहन तंत्र की परियोजना हो। क्योंकि भैया अगर बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ से विस्तारित करके दूसरी जगह रखनी है तो परिवहन तो होना चाहिए। अगली बात है भाषा की दक्षता की योजना हो। क्यों, क्योंकि जिस इलाके में आ रही है ना वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, अगर उसमें हम दक्ष रहेंगे, अगर उसमें हम सबको जानकारी देंगे, जागरूकता देंगे तो लोगों को बहुत जल्दी चीज़ों को समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए भाषा की दक्षता पे ध्यान देना है, बिना मतलब की बातें नहीं करनी है, जो बातें करनी है ठोस करनी है। आगे, आर्थिक, तकनीकी, प्रशासनिक, स्वास्थ्य सहायता पर योजना तैयार करके रखनी है। ये कब की बात होगी, आपदा पूर्व। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन का चक्र कैसे चलता है, सबसे पहले क्या होगा, आपदा की तैयारी करेंगे। जहां आपदा की तैयारी हो जाएगी, जहां कुछ आपदा आई तो क्या करेंगे, रिस्पांस देंगे, तुरंत बचाव एवं राहत कार्य हो जाएगा। फिर रिकवरी पुनर्वास होगा। फिर क्या करेंगे, जब इतना हो जाएगा तो अगली बार आपदा ना आए उसके लिए आपदा निरोध का काम करेंगे। तो ये आपदा प्रबंधन चक्र है, याद रखना है। इस चक्र को एकदम घुमा लीजिए अपने दिमाग में बार बार, है ना, और इसको ऐसे ही बना के आना है। सबसे पहले आपदा की तैयारी, रिस्पांस, रिकवरी पुनर्वास, फिर आपदा का निरोध हो जाएगा। उसके बाद ये 5-7 पॉइंट ध्यान रखना है। वही सबसे पहले क्या है, महत्वपूर्ण चरण क्या होना चाहिए, जहाँ से शुरुआत करेंगे, बचाव राहत कार्य सबसे तेज, सुरक्षित स्थान का चयन, भोजन जल ये सब पहले से तैयार होना चाहिए। विद्युत आपूर्ति पर और चिकित्सा पर विशेष ध्यान हो। प्रभावी क्या हो, परिवहन तंत्र हो। और भाषा का सबसे खास ध्यान रखना, क्योंकि भाषा ही उस समय बहुत
ऐसी होनी चाहिए जो सबको साथ जोड़ के रखे। अगर वहाँ पे हल्का भी हाइपर हुआ गया ना, तो क्या होता है, लोग ऑलरेडी परेशान हैं तो वो विद्रोह कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा क्या रखना है, भाषा की दक्षता को बना के रखना है, आर्थिक, तकनीकी, प्रशासनिक और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, आपदा प्रबंधन। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं कि ये सब क्या होगी भाई, ये तो तब हो गया जब हम आपदा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, उसके प्रबंधन के चक्र को कैसे बना के रखेंगे और किन किन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। अगली बात करते हैं आपदा शोध पर, है ना। देखो आपदा शोध का मतलब क्या हुआ, ये कब की बात होगी, आपदा आने के पहले। अब हमने क्या किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन निरोध पे कैसे काम करेंगे, उसके रोक पे कैसे काम करेंगे। तो आपदा शोध पे क्या होगा, आपदाओं की प्रचंडता की जानकारी हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी होगी कि कितना प्रचंड ये आपदा हो सकती है और कितना नुकसान हो सकता है। प्रभावित संख्या की सूचना ये मिल जाए कि भैया इतने इतने गांव हैं, इतने शहर हैं जहाँ पे ये समस्या आ सकती है, उसकी सूचना रहेगी तो बहुत बेहतर होगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, राहत कार्य बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगला, आपदा जोखिम का आकलन। ठीक है, अब प्रचंडता के हिसाब से ही जोखिम का आकलन हो पाएगा, है ना। जब तक प्रचंडता नहीं पता चलेगी तब तक जोखिम नहीं पता चलेगा, इस बात को ध्यान रखना है। बारंबारता का संज्ञान लेना है कि क्या ये घटनाएं बारंबार हो रही हैं या हर साल में एक बार हो जाती है या कई सालों बाद ऐसा होता है, तो इस पे भी ध्यान रखना है, उसी हिसाब से अपनी तैयारी बना के रखनी है। सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक चुनौतियों की जानकारी होनी ही चाहिए। सामाजिक, वहाँ का समाज कैसा है, दूसरा वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी है, तीसरा मनोवैज्ञानिक स्तर पे कैसे लोगों को जोड़ के रखना है आपदा के समय। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यही होता है। ध्यान रखिए, आपदा में समस्या उतनी नहीं होती है जितना मनोवैज्ञानिक स्तर पे समस्या होती है। ठीक है, क्योंकि लोग कहीं भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, हर सबको ढूंढ के ला करना है, उनकी मदद करनी है, ये कहीं ना कहीं क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात करेंगे हम लोग, चेतावनी। किस चीज़ की चेतावनी, जीपीआरएस का प्रयोग करिए। जीपीआरएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या कहाँ यूज कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं और ट्रैकिंग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पे आपदा प्रबंधन की बात हो रही है वहाँ पे क्या करेंगे, टीमों को हमेशा ट्रैक करके रखेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ दूसरी टीम को पहुँचना है वो आराम से उस स्थान पे पहुँच सकती है ना। तो रिमोट सेंसिंग तकनीक और ट्रैकिंग तकनीक और जीपीआरएस, अगर इसका अच्छे से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, मदद मिलेगी ही मिलेगी। आगे, भारत सरकार द्वारा स्थापित IRNSS नाविक इस दिशा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि नाविक क्या करता है, नाविक भारत सरकार का ही है, तो वो बहुत अच्छे से लोकेशन को ट्रेस कर सकता है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी मदद कर सकता है। ठीक है, और जो लोग हैं, जो संस्थाएं वहाँ काम कर रही हैं, अगर वो, इसीलिए तो कहा जाता है ना, जिला को राज्य से जुड़ा रहना चाहिए और राज्य को केंद्र से जुड़ा रहना चाहिए, तभी क्या होता है, ये कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो पाती है और नाविक बहुत अच्छा काम कर पाएगा। ठीक है, नाविक जैसे आप जानते हैं हमें रास्ता बताता है, लोकेशंस बताता है, यही काम करता है। अगली बात, सूचनाएं की विश्वसनीयता के साथ क्षेत्रीय भाषा में ही प्रशासित हो। क्यों, क्योंकि अगर आपदा आई है और क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो लोग हो सकता है उनको सही जानकारी ना मिले और इससे क्या हो, बहुत ही विखंडन और भी विनाशकारी आपदा बन सकती है। इसीलिए उनको जानकारी होने के लिए हमें क्या करना है, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करना है। ये क्या हुआ, आपदा शोध हुआ, है ना। इन बातों पे हमें सबसे पहले जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, और चेतावनी कहाँ से यूज करेंगे, अब ये सब वर्ड ना अपने एग्जाम जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे इन सबको आप यूज करेंगे। ठीक है, नाविक का यूज कीजिए, क्षेत्रीय भाषा, जीपीआरएस, रिमोट सेंसिंग, ट्रैकिंग तकनीक, इन सब का प्रयोग करिए, है ना। तभी तो लगेगा ना कि आप कुछ बेहतर बता पा रहे हैं, कुछ बेहतर करने के बारे में आप प्लान बना पा रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड जरूर लिखिएगा, मनोवैज्ञानिकता, कि लोगों के दिमाग को कैसे कंट्रोल रखना है उस समय। ठीक है, ज़्यादा भागम भाग ना हो पाए, बारंबारता ना हो पाए, लोग भगदड़ ना मचा पाए। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, अब हम लोग जितने टॉपिक थे वो कंप्लीट, अब हम लोग एक एक करके किस पे बात करेंगे, कौन कौन सी आपदा हो सकती हैं। तो सबसे पहली आपदा आज है हम लोग सॉरी सूखा की बात करेंगे। थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ आप सभी से, लेकिन अब काफ़ी आराम है ना। और तो उम्मीद है जल्दी जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 पे भी सेशन आएगा, सीसैट भी शुरू करेंगे जल्दी। ठीक है, चलिए, आपदा प्रबंधन, सूखा एवं जंगल आग,
अगर इसकी बात करें तो सूखा मतलब क्या हो गया, संचयी आपदा है, क्योंकि धीरे धीरे आती है। कैसी आती है, धीरे धीरे आती है, इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। जब समय बीत जाता है तब पता चलता है अरे सूखा आ गया, धीरे धीरे। कारण क्या है, यदि लंबे समय तक वर्षा ना हो तो जल के अभाव के कारण प्रमुख जल के प्रमुख स्रोत हैं वो सूखने लगते हैं, ये जिससे समस्त प्राणी जगत में नकारात्मक भाव गंभीर रूप से पड़ने लगता है। जैसे भूखमरी होने लगेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, पलायन होने लगेगा। यदि अत्यधिक लंबे समय तक यह रहा तो उसे हम अकाल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कारण है किसका, सूखे का। एक बात ध्यान रखना है, आपको एक मैपिंग बना लेना है और फाइंड करना है कि कौन कौन से ऐसे सूखा क्षेत्र हैं। जैसे एक तो जैसे ये वाला इलाका गुजरात का, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका है ना, ये सब सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं उसके पीछे, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है, यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए यह क्षेत्र हमेशा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में आता है भारत में। तो क्या करना है, एक मैप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत छोटा सा बनाया था, ये मैप भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा आप और अच्छा थोड़ा रिसर्च करके गूगल पे सर्च करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये करना ही करना है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ही जोड़ना है, सेकंड एआरसी को इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना जानना है, बस यही जानना है सेकंड एआरसी के तहत सूखा को 3 भागों में बांटा गया है। हम्म, यही, और जो भी चीज़ें हैं ना ये सेकंड एआरसी से ही ज़्यादा ली गई हैं, तो ध्यान रखना है, बहुत ही रिच कंटेंट है, ऐसा कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। तो सेकंड एआरसी के तहत जो 3 भागों में बांटा गया है, पहला क्या है, अल्पकालीन, दूसरा है कृषिगत सूखा और तीसरा है दीर्घकालीन सूखा। अगर हम बात करें अल्पकालीन की तो मतलब हुआ बहुत ही अल्प अवधि के लिए वर्षा नहीं हुई, क्या हुआ, 1 साल नहीं हुई, अगले साल फिर हो गई, तो ये अल्पकालीन हुआ। कृषिगत सूखा है कि मानसून आधारित बारिश नहीं हो रही है, मतलब कृषि के अकॉर्डिंग बारिश नहीं हो रही है और फसलें तैयार नहीं हो पा रही हैं, तो ये कृषिगत सूखा होता है। दीर्घकालिक मतलब हो गया लंबे समय की अवधि तक जल का अभाव रहना, जो अकाल मतलब 2-3 साल लगातार बारिश नहीं हुई भी तो इतनी कम हुई कि उससे जलाशय भी नहीं भरे, तो हम अकाल की स्थिति में पहुंचने लगते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप की सूखा की बात करता है सेकंड एआरसी। सूखे के कारण क्या हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला, भारत उत्तरी गोलार्ध में उपस्थित है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है हमारा। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में वर्षा का वितरण एक समान नहीं है, यह भी एक कारण है। अगला, मानसून के आगमन के समय सुनिश्चित न होना, मतलब ये पता ही नहीं है कि मानसून आएगा कब, है ना, कभी 10 दिन पहले आ जाता है तो कभी 15 दिन बाद आता है। इससे क्या होता है, हमारे मौसमी जो फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा फर्क आने लगता है। ठीक है, इसीलिए। अगला, भारत में ग्रीष्म ऋतु में भारी वर्षा होती है, क्या होती है, भारी वर्षा होती है, किंतु वर्षा जल संग्रहण न होने के कारण जो वर्षा का जल है वो व्यर्थ हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, वो व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक जल का संग्रहण अच्छे तरीके से हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, चीज़ें गड़बड़ा ही जाएंगी, ध्यान रखना। आगे, कृषि कार्य हेतु भौम जल मतलब जो जमीन का जल है का अत्यधिक दोहन, जो लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सूखा की प्रचंडता और बढ़ रही है। ध्यान दीजिए, हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे पंप सेट लगा के पानी को नीचे से खींच ले रहे हैं। जब पानी को नीचे से खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, सूखा और प्रचंड हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसीलिए, क्योंकि बारिश नहीं होगी, सीधी सी बात है, पेड़ भी तो बनना है, इसीलिए कृषि होना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे। वही विनिर्वणीकरण मतलब कि बहुत तेजी से क्या हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, इस वजह से भी सूखे का कारण बन रहा है। मानव की विभिन्न आर्थिक गतिविधियां जैसे परिवहन, औद्योगिक विकास, इन सब चीज़ों से भी क्या हो रहा है, हमारे जंगल कट रहे हैं और सूखे का कारण बन रहा है। जैसे कहीं से रेलवे ट्रैक जाना है या कहीं से हाईवे जाना है या कोई औद्योगिक विकास होना है, कोई फैक्ट्री लगनी है कुछ, तो वहाँ तो देखिए ना बहुत बड़े स्तर पे पेड़ काट के वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको बसाया जाता है, तो इस वजह से समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बातें कहाँ दे रखी हैं, सेकंड एआरसी में, ये सब सेकंड एआरसी की बातें हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, तो अब देखिए, हाँ मुझे लगता है सब कुछ कंप्लीट कर लिए, सेकंड एआरसी भी आ गया है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि सूखे का प्रभाव क्या रहेगा, क्या चीज़,
सूखे का प्रभाव क्या रहेगा, अगर सूखा हो जाता है तब क्या प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, आर्थिक प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लोग, सीधी सी बात है, वहाँ से पलायन होंगे, नौकरियां जाना शुरू हो जाएंगी, उस क्षेत्र में चीज़ें प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सब समस्या आएगी। अगला, स्वास्थ्य समस्या, है ना, क्या आएगा वो, स्वास्थ्य समस्या। अगला, जनकांगीय समस्या। क्यों? क्योंकि लोगों में क्या होगा, विकृता फैल जाएगी ना, बीमारी फैलने का डर रहेगा, क्योंकि भूखमरी होगी इस वजह से। पर्यावरण प्रभाव और सामाजिक प्रभाव। अगर हम लोग बात करें आर्थिक प्रभाव में, तो क्या क्या होगा, देखो, फसलों का कम हो जाना बिल्कुल होगा, कृषकों की आय में कमी आ जाएगी। और आप जानते हैं भारत में कृषक सबसे ज़्यादा हैं, तो भाई सीधी सी बात है, उनकी आय में कमी होगी तो क्या हो जाएगा, खाद्यान्न संकट आएगा। क्यों? क्योंकि फसल ही नहीं हो पा रही ना, तो खाद्यान्न आएगा। खाद्यान्न की यहाँ संकट आई तो औद्योगिक गतिविधियाँ प्रभावित हो जाएंगी, क्योंकि याद रखिए, प्राइमरी सेक्टर ही सेकेंडरी सेक्टर को सब कुछ देता है, और प्राइमरी से ही सेकेंडरी बना है, और प्राइमरी ही कमज़ोर हो जाएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र ही हमारा कमज़ोर हो जाएगा, तो आधुनिक क्षेत्र, जो अगला क्षेत्र है जिसे हम विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, जहाँ चीज़ें प्रोडक्शन की जाती है, वो कहाँ हो पाएगा, है ना। आलू के चिप्स नहीं मिलेंगे भाई मार्केट में। ठीक है, चलिए आगे। जीडीपी पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर स्वास्थ्य की समस्या की बात करें तो क्या होगा, कुपोषण तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता में भारी गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट भर के भोजन नहीं मिलेगा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो सही न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिल पाएगा, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमज़ोर हो जाएगी। जनसांख्य या जनकांकीय समस्या क्या आएगी, नंबर 1, श्रम और जनसंख्या में वृद्धि के कारण पलायन होगा। रीज़न क्या है, अब भाई उतने हमारे पास रिसोर्सेज तो बचे नहीं सबका पेट भर पाए, तो उस जगह से लोग पलायन करेंगे। अब जब यहाँ से पलायन करें दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी तो समस्या बढ़ जाएगी, सीधी सी बात। बेरोजगारी, ये, और सेक्स से सेवियों में परिवर्तन, मतलब इसका मतलब ये हुआ, सेक्स सेवियों में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब जो हमारी न्यूट्रलिटी है वो उसमें कमी आने लगेगी। पावर, जो मैन पावर है वो कम होने लगेगी, स्त्रियों की जो समस्या है वो बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें होने लगेंगी। पर्यावरणीय प्रभाव को देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा, भूखमरी की समस्या बढ़ जाएगी, अत्यधिक घटनाएं घटेंगी। सॉरी, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में क्या होगा, भूखमरी की समस्या, आपराधिक घटनाएं। क्यों? किसी के पास है ज़्यादा तो लोग सोचेंगे उसके पास ज़्यादा क्यों है। ठीक है, चोरी डकैती और ये सब चीज़ें, है ना, लूटपाट, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी। सामाजिक प्रदूषण की समस्या, सामाजिक प्रदूषण मतलब इंसान ना क्षीण भावना से लोगों को देखने लगेगा। ठीक है, तुम गलती से भी थोड़ा ज़्यादा खा रहे हो तो तुम्हारे ऊपर नज़र रहेगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगेंगी, बहुत बुरा होता है ऐसा, ध्यान रखना। पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, भौम जल संकट होगा, क्योंकि पानी की कमी लगातार हो रही है। उसके बाद अकाल भी पड़ गया, सूखा पड़ गया, तो और बड़ी समस्या। जीव जंतुओं तथा जंगल में आग होगी। क्यों? क्योंकि पानी नहीं है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, जहाँ आग पकड़ेगी पानी नहीं है, बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, जल जाएगा सब कुछ, और जीव जंतु सब वो तो परेशान हो ही रहे हैं। तो देखा जाए ना, एक चीज़ से बहुत बड़ी समस्या होती है, आर्थिक प्रभाव भी है, स्वास्थ्य की समस्या भी आ जाएगी, जनसांख्यिकीय समस्या भी आ जाएगी, पर्यावरण भी हो जाएगा, सामाजिक प्रभाव बहुत बुरा। अब आप बताइए, एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे सूखे के प्रभाव पे यूपीएससी ने पूछा, तो मुझे नहीं लगता आपसे बेहतर कोई लिख पाएगा, है ना। इतनी सारी बातें आप खोल देंगे, बचा क्या, कुछ भी नहीं। अगली बात ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, स्टार बना के इसको लिखना, कि मानव की जो मानसिकता है ना वो विक्षुब्ध हो जाती है। देखो, जब भी इन सब चीज़ों से इंसान झेलता है ना, तो इंसान इतना त्रस्त हो जाता है, और वो, जैसे हम लोग क्या, एक नॉर्मल सी टेंशन आती है तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, काफ़ी देर तक हम इधर उधर भटकते रहते हैं, और जब इतनी बड़ी समस्या आएगी, आपको कहीं से मदद नहीं मिल रही है, तो मानसिक रूप से आप विक्षुब्ध हो जाएंगे, फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में आती है, मृत्यु। ठीक, या फिर आप गलत काम करने लगते हैं, अपराध। ठीक, दो ही चीज़ें होती हैं, ध्यान रखना, इसीलिए स्टार बना के लिखना है, इसीलिए इस सब चीज़ों से बचना है। क्या करना है, बचना है, इसीलिए कहा जाता है पर्यावरण पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, चलो, इसीलिए भाई अगर आप तक गलतियाँ कर रहे हो ना, पानी बहुत खर्चा कर रहे हो, रोको, है ना, हर चीज़ को रोको, नहीं तो आने वाले समय बहुत बुरा बीतेगा। आगे बात करते हैं, आप सूखा प्रबंधन कैसे करना है देखना। आपदा पूर्व कैसे करेंगे, आपदा पश्चात, क्योंकि हमने बात की, हमेशा हम 2 स्तरीय निर्णय बना के रखेंगे, और 2 स्तरीय योजनाएं भी हमारी रहेगी।
तो सबसे पहले आपदा पूर्व की बात कर लें। क्या करेंगे? वर्षा का पूर्वानुमान चेतावनी प्रणाली को विकसित करेंगे। वर्षा कब होगी ये पहले से ही पता चल जाए, चेतावनी प्रणाली बता दें कि इस साल वर्षा होगी कि नहीं होगी, लोग पहले से ही जागरूक रहेंगे तो बेहतर होगा। अगली बात, सूखा आपदा के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का प्रसार किया जाए कि भैया अगर सूखा आया तो क्या क्या समस्या हो सकती है, जो अभी हमने डिस्कस की सबको बताओ पहले से ही, अगर वो क्षेत्र में ऐसी समस्या है तो। पेयजल का उचित प्रबंध पहले से ही कर लो, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा ना, पीने को भी नहीं मिलेगा, तब तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो उसका पहले से हमें क्या करना है, प्रबंध बना के रखना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो कुछ दिन संभालने के लिए हमारे पास उपलब्ध हो पानी। अगली बात, आपदा निरोध की काम करेंगे, मतलब वर्षा जल का संचयन करके रखना है। अगर हमें पता है ना कि हो सकता है आने वाले समय में आपदा आए, तो वर्षा का जल खूब संचयन करो। उसके लिए क्या करना है, संस्थागत के ऊपर भी अच्छा एक तरह से प्रयास करना है। उसके बाद गाँव में भी जितने भी ये पंचायतें हैं उनको भी ये बताना है कि भैया इस पे काम कीजिए। अगला, नदी जल का संरक्षण करना है, पानी गंदा ना होना पाए, खराब ना होने पाए। और भूमि जल का पुनर्भरण करिए। झील, तालाब और पोखर इत्यादि इन सब में पानी रहेगा तो भूमि जल अपने आप पुनर्भरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है। और वानिकी कार्यक्रम को लगाइए, बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाने की तरफ आगे बढ़ना है। ये क्या होगा, आपदा पूर्व की बात है ना। अगर इतना हम कर लेंगे तो सूखा प्रबंधन में आपदा पूर्व हमने कर लिया। अब बात आती है आपदा आ गया तो क्या करेंगे। सबसे पहले राहत कार्य, सॉरी राहत कार्य। उसके बाद ना खाद्यान्न, मतलब खाना, अगर पेट भरा रहता है ना तो क्या होता है, या खाना मिलने का आशा रहती है ना, तो लोग उपद्रवी कम होते हैं और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एक तरह से देखा जाए तो जो आपराधिक घटनाएं वो कम होती हैं। अगर आपको पता है शाम तक मुझे खाना नहीं मिलने वाला, तो आप कुछ ना कुछ गलत करके आए या कहीं से भी कुछ ऐसा करेंगे जिससे पेट भर जाए, आपका नहीं तो आपका फैमिली की। लेकिन पता है शाम तक सरकार कुछ ना कुछ देगी तो शांति बनी रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, पेयजल और चिकित्सा, इस पे ध्यान रखना है। स्थानीय रोजगार का प्रबंधन करना है कि जो उसी में से जो बेहतर लोग हैं उनको लेके उन्हीं के साथ काम करो, उनको थोड़ा सा हेल्प भी हो जाएगी और हमारा राहत कार्य भी अच्छा हो जाएगा। इस पे फोकस करना है। तो ठीक है, ये बात रही आपदा पूर्व की और ये बात रही आपदा पश्चात की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है सूखा आपदा का निवारण कैसे करेंगे। देखो एक बात ध्यान रखना, जो सूखा आपदा है उसको, ये तो अगला पार्ट हुआ भाई। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पूर्व पश्चात, उसके बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो निवारण। नंबर एक, कृषि पर, वर्षा पर कृषि की निर्भरता को कम करना है। कोई ऐसा कार्य करना है ऑलरेडी, वही ना कि हमें भौम जल को पुनर्भरण करना है। झील, नदियाँ, तालाब जितने हैं इन सब में पानी की अच्छी कमी ना होने पाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें तालाब बनाने हैं। तो इससे क्या होगा, वर्षा का जो हमेशा कृषि वर्षा पर निर्भर रहती है वो हमारी कम हो जाएगी, जिससे हम क्या कर पाएंगे, सूखे की तरफ नहीं जा पाएंगे। अगली बात है, सिंचाई के साधनों का विकास करना है। नहरें बनाइए, नदियों को नहरों से जोड़िए, पानी मिलेगा तो वर्षा का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। अगली बात, नहर सिंचाई, नलकूप सिंचाई, भौम जल पुनर्भरण के साथ नलकूप सिंचाई की जाए और नहर सिंचाई ये लाया जाए। अगली बात, तालाब से सिंचाई की जाए, जो हमने बात की। ड्रिप्स सिंचाई एक नई तकनीक है, इसका विकास किया जाना चाहिए। ड्रिप से क्या होता है, पानी लगभग 1/3 या आधा खर्चा होता है और सिंचाई का लाभ उतना ही मिलता है। तो इन सब चीज़ों का विकास किया जाए। भले थोड़ा खर्चा है लेकिन इससे आने वाले समय में हम क्या कर पाएंगे, जो सूखा है ना उससे बच पाएंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन है, इसको लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो आपदा प्रबंधन के 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला है, भारत में सूखा के क्षेत्र का वितरण प्रस्तुत करते हुए सूखा के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए उपाय की समीक्षा कीजिए। कैसे लिखना है देख लो। अगर वितरण पूछ रहा है तो क्या करोगे, एक मैप बनाओगे, उसमें बताओगे ये क्षेत्र हैं, यहाँ यहाँ सूखा आ सकता है। ठीक, हर साल ये आने वाले फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। उसके बाद तो बहुत कुछ पढ़े ही है, नकारात्मक प्रभाव, उपाय क्या हैं, सब कुछ यही तो पढ़ना है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या करना है, सूखा के प्रमुख कारणों की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि भौम जल संरक्षण से सूखे के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है, कैसे। तो आप बताएंगे, है ना। पहले बताना सूखा क्या होता है, मैप अप बना के सब कुछ बता देना, सब कुछ, है ना।
उसके बाद क्या करना है, क्योंकि कारणों पे व्याख्या करनी है ना भाई, कारण बताओगे आप और कहाँ कहाँ है ये भी बताओगे। उसके बाद भूमजल के बारे में बता देना कि अगर भूमजल है, भरा है पानी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी वर्षा पे। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी तो उतनी जल्दी जो सूखे का असर है वो हमारे ऊपर दिखेगा नहीं। बहुत बढ़िया से दोनों क्वेश्चन को लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, चेक करके बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है यह सेशन आपको बहुत मज़ा आया होगा जैसे मुझे आया। 2 सेशन और आपदा प्रबंधन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, फिर मिलेंगे हम लोग अगली यूनिट की तरफ, जो भी देखते हैं क्या शुरुआत की जा सकती है। वैसे उम्मीद है यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? यूनिट नंबर 4, जो हमारा कृषि है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में, हर बार वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से भी आते हैं। ठीक, तैयारी करते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।